हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के ऊपर। आधुनिक भारत, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीएस पेपर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है और आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है ना, ये जो सेगमेंट है इसे सवाल आना ही आना है, कुछ भी हो जाए, किसी टॉपिक से सवाल जीएस में पूछिए या ना पूछिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल जरूर और जरूर होते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 50 सवाल को इंक्लूड किया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो आज के इस पहले सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? चलिए, ऑप्शन है आपके हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने और टीपू सुल्तान ने। देखिए, टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर होना चाहिए। टीपू सुल्तान पहला शासक था जिसने कि अपने सैनिक संगठन को है ना यूरोप के तर्ज पर है ना उसने प्रशिक्षण दिया था। तो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए 1 का राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। टीपू सुल्तान सबसे पहले बादशाह का उपाधि लिया था, है ना, जो कि हैदर अली ने ऑफिशियली नहीं लिया था। हैदर अली ने शहंशाह या बादशाह का उपाधि नहीं लिया था। तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने बादशाह का उपाधि धारण किया। अच्छा, दूसरा बात है कि टीपू सुल्तान कई भाषाओं का जानकार था, है ना, इसको उर्दू, फारसी, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं का अच्छी तरह से जानकारी था। तो कई भाषाओं का ये जानकार था। ये टीपू सुल्तान के बारे में मुख्य बातें हैं, कई भाषाओं का जानकार था। अच्छा, टीपू सुल्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टम में इसकी राजधानी थी और इसी जगह पर श्रीरंगपट्टम में है ना इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, है ना। टीपू सुल्तान जो था वो फ्रांस के क्रांति से काफी प्रभावित था, फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। तो ये टीपू सुल्तान के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था और श्रीरंगपट्टम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष इसने लगाया था। ठीक है ना, इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी जो कि हैदर अली ने नहीं लिया था। ठीक है ना, चलिए, तो हमारा 1 का राइट आंसर जो होना चाहिए, 1 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित में से वो कौन सा जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? देखिए, काकोड़ी जो षड्यंत्र हुआ था, जिसको काकोड़ी कांड भी कहते हैं, वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? काकोड़ी नामक जगह पर एक मालगाड़ी, जो कि मालगाड़ी से है ना शस्त्र को लूट लिया गया था और उसमें इस कांड में अशफाकुल्ला खां, ठीक है ना, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। लेकिन जो यहाँ से चंद्रशेखर आजाद बच के निकल गए थे। फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ? तो 27 फरवरी ठीक है ना 1931 को, ठीक है ना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है ना, अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 2 का राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शंस क्या क्या है? जवाहरलाल नेहरू हैं, बी.आर. अम्बेडकर हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं। इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले है ना भीमराव अंबेडकर थे। तो हमारा क्या 3 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। देखिए, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों के तीनों जो सम्मेलन थे ये आपके लंदन में हुए थे, याद रखना है। ये जो तीनों सम्मेलन हुए थे लंदन में हुए थे। तो फर्स्ट गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस इससे दूर था। चलिए, तो पहला चीज है। अच्छा, ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? थोड़ा सा इसके तारीख को देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 सितंबर 1930 को ये शुरू हुआ था। चलिए, इसमें कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था, बाकी लोगों ने है ना भाग लिया था। इसमें टोटल 89 सदस्य गए थे, 89 सदस्यों ने भाग लिया था। अलग अलग समूह, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग थे। उसमें दलित वर्ग से है ना बी.आर. अम्बेडकर ने रिप्रेजेंट किया था, दलित वर्ग को बी.आर. अम्बेडकर ने रिप्रेजेंट किया था। इसमें टोटल 89 सदस्य थे और इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है ना, जिन्होंने इस मतलब फर्स्ट राउंड टेबल को इन्होंने मतलब कि प्रिजाइडेड ओवर किया था, सभापतित्व किया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड
इस समय है ना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सभापतित्व किया था इस गोलमेज सम्मेलन का, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का। चलिए सेकंड हमारा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबका साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 में हुआ था तो एक 31 में हुआ है, हम ऐसा समझते हैं। 7 सितंबर है ना इसका जो समय है वो 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस भाग लिया था, ठीक है ना। इसी गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। थोड़ा तीसरे के बारे में देख लेते हैं, जो थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन है थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब 31 में हुआ था, एक 31 में हुआ था, तो एक 32 में हुआ था, सब एक साल आगे है। ये स्टार्ट हुआ था 17 नवंबर 1931 को, ठीक है ना। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। तो कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और तीसरे में भाग नहीं लिया था। चलिए ये गोलमेज सम्मेलन के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलिए तीनों में भाग लेने वाले अंबेडकर थे। चलिए हम लोग बात को आगे कैरी करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? चलिए कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का और मंगल पांडे का। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो तात्या टोपे होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो तात्या टोपे होना चाहिए। चलिए नाना साहब का एक जो निक नेम था ना, इसका आप एक और नाम था जिसका नाम था धोंधू पंत। धोंधू पंत किसका नाम था? तो नाना साहब का नाम था। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए तो इसका मतलब है कि 4 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें इस आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा 5 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? चलिए एक बार फिर से, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? चलिए ऑप्शंस हैं, JB कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने और जयप्रकाश नारायण ने। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जयप्रकाश नारायण होना चाहिए। देखिए 1942 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। 1942 में गिरफ्तार करके इनको हजारीबाग जेल में रखा गया, इनको स्वतंत्रता है ना, इनको हजारीबाग जेल में रखा गया। पहले ये समझिए, हजारीबाग जेल से ये फरार हो गए और फिर अंडरग्राउंड होकर के फिर ये अपने एक्टिविटी को इन्होंने जारी रखा। तो हमारा जो राइट आंसर 6 का होना चाहिए वो डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 7 की ओर। कह रहा है क्या? निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए सबका समय अब हमें देखना होगा कि कौन सा चीज कितना किस वर्ष आया था। अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है मंत्रिमंडल मिशन की योजना, तीसरा है क्रिप्स मिशन की योजना और चौथा है बेबल योजना। चलिए अगर इन सालों को अगर याद रखते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कितना समय में आया था। चलिए अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त है ना 1940 को, है ना। अगस्त प्रस्ताव है तो जाहिर सी बात है अगस्त में हुआ होगा तो नाम पड़ गया अगस्त प्रस्ताव। चलिए मंत्रिमंडल मिशन की योजना, ठीक है ना, ये हुआ था, इसका जो डेट है वह 23 मार्च है ना 1942 को, ये हुआ था 23 मार्च 1942 को। बेबल योजना आया था 14 जून, ठीक है ना 1945 को। सॉरी बेबल योजना है, ठीक है ना, बेबल योजना जो है वो 14 जून 1945 को। और क्रिप्स मिशन की योजना जो आया था वो आया था आपका है ना 1946 में, 1946 में 16 मई, ठीक है ना 1946 को आया था। अब इस आधार पर सबसे पहले आपका अगस्त प्रस्ताव होना चाहिए, इसके बाद आपका मंत्रिमंडल मिशन की योजना होना चाहिए, इसके बाद आपका बेबल योजना होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 1 2, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद हमें बेबल योजना लेना है तो 1 2 है ना। चलिए 1 2 3 4 क्रिप्स मिशन की योजना 46 में आया था, बेबल योजना 45 में आया था। तो हमारा कैसे कैसे ऑप्शन बनेगा? 1 2 तो ठीक है, पहले 40, इसके बाद 42, इसके बाद होना चाहिए 45, तो 45 में बेबल योजना था। तो 1 2 4 है ना 1,
इसका थोड़ा सा यहाँ क्रम जो है ना वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए था 1 2, इसका थोड़ा सा यहाँ हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार दिया जाए। पहले आया था आपका, पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, तो ये अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 को। इसके बाद क्रिप्स मिशन योजना आया था, ये आया था सर क्रिप्स मिशन योजना जो आया था ना, इस बार उसको थोड़ा सा सुधार दिया जाए, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ठीक है ना, इसको एक बार फिर से मेसअप हो गया है, इसको एक बार सुधारने की कोशिश किया जाए, सुधर जाएगा, कोई खास इशू नहीं है। चलिए सबके डेट को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसका कब कब समय था। तो अगस्त प्रस्ताव तो ये तो 8 अगस्त था, ठीक है ना। चलिए 1942 8 मंत्रिमंडल मिशन की योजना, ये जो था वो मंत्रिमंडल मिशन की योजना जो आया था वो 16 मई, ठीक है ना, 1946 को आया था। इसके बाद क्रिप्स मिशन की जो योजना आया था वो 23 मार्च, ठीक है ना, वो 23 मार्च और 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन की योजना जो आया था 23 मार्च 1942 को आया था। और बेबेल जो प्लान आया था वो आया था आपका 14 जून, ठीक है ना, चलिए 1945 को आया था। अब एकदम हमारा सटीक बैठेगा। सबसे पहले आया था आपका अगस्त प्रस्ताव, यानी कि नंबर 1 पर हमारा ये होगा। चलिए ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या आंसर है, ठीक है ना। चलिए यानी कि पहले हमारा अगस्त प्रस्ताव होना चाहिए, तो सब ये तो क्लियर है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें पहला 4 और इसमें पहला 3 दिया हुआ है। अब या तो ए होगा या तो बी होगा, अभी इन दोनों में से हमें एक चुनना है। इसके बाद 40 के बाद आइएगा 42 पर, क्रिप्स मिशन योजना, ठीक है ना। चलिए 42 के बाद हमको क्या चुनना चाहिए, तो पहले 1 के बाद पहले आ गया 3, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद हम चुनेंगे नंबर 4, यानी कि पल इसके बाद ही, और लास्ट में हमारा चला जाएगा मंत्रिमंडल मिशन की योजना, यानी कि लास्ट में 2 जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर 3 होगा। 7 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने और सैयद हैदर राजा ने। देखिए अगर आपको ज्यादा जानकारी भी नहीं हो तो इनको थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से पकड़ सकते हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक थे, इनका कार्य क्षेत्र मेनली महाराष्ट्र था, यानी कि यहाँ पर तो ये आंसर होने वाले नहीं है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, इनका जो कार्य क्षेत्र था पंजाब था, यानी कि यहाँ पर ये होने वाले नहीं है। जिसका जो क्षेत्र होता है ना वहीं का वो नेतृत्व संभालेगा, ऐसा आम सोच है। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली में नेतृत्व करने वाले, अब ये सारे ये तो ऑप्शंस कैंसिल हो गए, यानी कि हमारा राइट आंसर बनेगा सैयद हैदर राजा ने, ठीक है ना। 8 का आंसर जो होगा हमारा डी होगा। आते नंबर 9 में, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। मित्र मेला संघ शुरू करने वाले कौन थे भाई, तो ऑप्शन देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने और स्वर्ण सिंह भाकना ने। देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो विनायक है ना, वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में समझिए कि इन्होंने मित्र मेला संघ की स्थापना की, और यही जो संगठन है 1904 में अभिनव भारत में बदल गया था, ठीक है ना। अभिनव भारत इसी का नाम कर दिया गया था 1904 में। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा 9 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 10 में, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। समर्थन तो दिया था लेकिन इसके परिणाम नहीं देख सके, ऐसे थे। देखते हैं ऑप्शंस में, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगर आपको असहयोग आंदोलन का अगर आपको समय पता है तो ये समय, इसके स्टार्टिंग समय था 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था, और 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इनकी भी मृत्यु जो हो गई थी 1 अगस्त, जिस दिन ये स्टार्ट हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई 1920 में। तो सवाल क्या कर रहा है कि असहयोग आंदोलन को तो समर्थन इन्होंने दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था वो 1992 तक चला, 1922 तक चला, तो परिणाम तो नहीं देख सके कि क्या हुआ। समर्थन तो इन्होंने जरूर कर दिया था, यानी कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए 10 का आंसर ए होना चाहिए। आइए 11 नंबर पे अब बात करते हैं। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी।
खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो भारत छोड़ो आंदोलन होना चाहिए। 11 का आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए आते हैं हम इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? चलिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया था। चलिए एनी बेसेंट तो इसी के लिए आई थी, यानी कि इन दोनों का संबंध जो है वो होम रूल से है। देखिए एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ठीक है ना, पिल्लय है ना, वो ये भी होम रूल से जुड़े थे। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का कमान इन्होंने संभाला था, ठीक है ना। चलिए एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो ये दक्षिण भारत में ये होम रूल आंदोलन को लेकर चले थे। जो नहीं जुड़ने वाले थे वो थे सी.आर. दास, ठीक है ना। इन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना की थी। इनका होम रूल आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके, ठीक है ना। चलिए तो स्वराज पार्टी से ये संबंधित थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 12 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए 30 नंबर में कर है क्या, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? मतलब विदेशी वस्त्रों की बर्बादी को किसने सपोर्ट किया था? चलिए कुछ ऑप्शंस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। देखिए ऐसा कहने वाले कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कहने वाले महात्मा गांधी थे। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी चीजों की बर्बादी को निष्ठुर बर्बादी बताया था, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी आलोचना की थी। विदेशी वस्त्रों के जलाने को इन्होंने आलोचना किया था, जबकि महात्मा गांधी ने इसी चीज को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के मत जो है वो अलग अलग हैं। तो चलिए 13 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आइए नंबर 14 में, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग इन्होंने किया था अहमदाबाद की हड़ताल, है ना। अहमदाबाद की हड़ताल ये गांधी जी ने सबसे पहले इसी में भूख हड़ताल का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया था। हमारा 14 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइएगा 15 में, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है ना, शुद्धि आंदोलन, ठीक है ना, शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाले आर्य समाजी थे, ठीक है ना। इन्होंने मतलब जो हिंदू जो अपने धर्म को चेंज कर लिए हैं, फिर ये शुद्धि विधि से ये हिंदू धर्म में वापस लौट सकते हैं। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था। 15 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आते हैं नंबर 16 में, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर होना चाहिए लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। चलिए लोकल गवर्नेंस का ना ये भारत में जनक कहलाते हैं, स्थानीय स्वशासन का ना ये भारत में जनक कहलाते हैं। तो हमारा 16 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आते हैं नंबर 17 में। चलिए करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए अब हमें लेखक देखना है और उनके कृति देखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, माइकल मधुसूदन है कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा और सरोजिनी नायडू ब्रोकन विंग। चलिए इसमें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ तो फेमस किताब है, यानी कि वो एक आंसर ए होगा, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा बताया गया है आपको दूसरे वीडियो सेशन में, यानी कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा है ना, उनके किताब का नाम है, वो फिक्स है। चलिए अब यहाँ से आसानी से आप चुन सकते हैं। द कैप्टिव लेडी जो है वो माइकल मधुसूदन दास का है और सरोजिनी नायडू का है द ब्रोकन विंग, यानी कि 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। और हमारा ऐसा आंसर बनता है ए, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का है ना 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलिए हम लोग 18 नंबर पर आते हैं। 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने, सी.आर. दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने और एस.सी. बोस ने, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में ही है ना स्वराज को अपना लक्ष्य इसी सम्मेलन में घोषित किया गया था, ठीक है ना। स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में, है ना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा 18 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है?
चलिए अब कौन सा कथन भाई सही नहीं है थोड़ा सा देख लेते हैं। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। पहला, उन्होंने 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। तीसरा, और वे सदैव डायरी रखते थे। चौथा, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपोज किया था, असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, असहयोग आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। यानी कि हमारा 19 का आंसर जो होगा वो सी होगा, है ना। ये मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था बल्कि असहयोग आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। तो 19 का आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए हम आते हैं नंबर 20 में। चलिए नंबर 20 देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निश्चित किया गया था? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946 और 18 अगस्त 1946। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए डायरेक्ट एक्शन डे का वो 16 अगस्त 1946 को। इस दिन भयंकर मारकाट हुए। आप समझिए कि बंगाल का जो नोआखली था, जो सिलहट जो क्षेत्र था, उसमें काफी लोगों की हत्याएं हुई। बिहार में, मुंबई में भी काफी भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। तो इसका सीधा पर्पस क्या था? इसका सीधा पर्पस था पाकिस्तान की मांग को पूरा करना, ठीक है ना। पाकिस्तान के जो उन्होंने डिमांड रखा था उस मांग को पूरा करना इनका मेन पर्पस था। तो इसका मतलब है कि हमारा 20 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आइए 21 में चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? ऑप्शंस चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। ये भगत सिंह का, ये भगत सिंह से संबंध रखता है। हालांकि ये जो नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ये भगत सिंह का नारा नहीं है। भगत सिंह ने इस नारे को पॉपुलराइज किया, लोकप्रिय बनाया, ठीक है ना। ये भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ ये नारा नहीं है। चलिए तो 21 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते 22 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक तिलक ने लिखी है? ठीक है ना। चलिए, इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो लिखी किताब है वो है गीता रहस्य। यानी कि हमारा जो 22 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। कुछ और किताबों को देख लेते हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये एम.एन. रॉय, ये एम.एन. रॉय द्वारा लिखा हुआ किताब है। चलिए, और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, ठीक है ना। इसको महात्मा गांधी ने लिखा था। चलिए, यानी कि हमारा 22 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आइएगा 23 में। 23 क्या कह रहा है? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है ना। चलिए, यानी कि हमारा 23 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आइएगा 24 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रद्द करने वाले में कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड लिप्टन थे, लॉर्ड कर्जन थे और लॉर्ड रिपन थे। देखिए, लाने का काम लॉर्ड लिप्टन ने किया था, है ना। लॉर्ड लिप्टन ने लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने का काम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने का काम लॉर्ड लिप्टन ने किया था, लागू किया था लिप्टन ने। अच्छा, रिपन ने इसको खत्म किया था, है ना। रिपन ने इसको एबोलिश किया था, है ना। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एबोलिश किया था। इसका मतलब है कि 24 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। 24 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा नंबर 25 में। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की, है ना, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ये किसके बारे में कहा गया है? उन्होंने गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे कौन? वे थे, ऑप्शन देखते हैं, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होना चाहिए लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होना चाहिए लाला लाजपत राय। 25 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। चलिए, हम बात को आगे देखते हैं। नंबर 26 में आइएगा। नंबर 26 में आइएगा तो हम क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? जब साइमन कमीशन 1927 में आया, है ना। साइमन कमीशन का जो अराइवल जो ईयर था भारत में आने का वो 1927 था। तो इसका भारत में क्यों विरोध हुआ? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। भारतीय
1919 के अधिनियम के कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। चलिए ऑप्शन 1 है। साइमन कमीशन द्वारा प्रांतों में द्विशासन की संतुष्टि की गई, ये ऑप्शन 2 है। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन 3 है। और साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था, ये ऑप्शन 4 है। थोड़ा आप इस पर विचार करें, 2 मिनट आप विचार करें। हम जवाब आपसे चाहते हैं, हम जवाब आप चलिए, तो अब आपने फाइंड आउट कर लिया होगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। हमारा 27 का राइट आंसर सी होना चाहिए, है ना। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जिसको लेकर के इसका विरोध किया गया। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? यानी कि पहला किस आंदोलन में, आप ऐसे समझिए सवाल का नेचर क्या है, किस आंदोलन में स्वदेशी को जोर दिया गया और बहिष्कार, है ना। अब देखिए स्वदेशी को अपनाया जाएगा और विदेशी चीजों को बहिष्कार किया जाएगा। ये किस संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए, मतलब ये संघर्ष का तरीका हो गया, है ना, कि स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशियों का बहिष्कार करेंगे। तो ये अब ऑप्शंस देखा जाए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो हुए थे ना, उसमें है ना स्वदेशी को बूस्टअप किया गया, है ना, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया और विदेशी चीजों को जलाया गया, उसे नष्ट किया गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा 27 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, है ना। असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित करने का काम किसने किया था? ऑप्शन देखा जाए, सी आर दास ने, एनी बेसेंट ने, बी सी पाल ने और मदन मोहन मालवीय ने। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है सी आर दास ने, है ना। इसको प्रस्तावित करने वाले सी आर दास थे, यानी कि 28 का आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। आइएगा 29 में हम आते, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष बने थे 6 वर्ष के लिए, नहीं तो बाकी समय में आप देखेंगे कि कोई भी अध्यक्ष 1 साल के लिए होता था, फिर अगले साल दूसरे अध्यक्ष को चुना जाता था। तो चलिए देखते हैं कि 6 वर्षों तक, यानी कि आप ऐसे समझिए 1940 से लेकर के 46 तक, है ना, एक ही व्यक्ति इस अध्यक्ष के पद पर आसीन रहा और वो थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन 3 गोखले और ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अब्दुल कलाम आजाद होना चाहिए। ये 6 वर्षों तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे, यानी कि 29 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप ड्राफ्टिंग लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? है ना, ड्राफ्टिंग लिखने का काम, रिपोर्ट का जो ड्राफ्ट होता है इसको लिखने का काम किसको सौंपा गया था? चलिए, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, है ना, चित्तरंजन दास सी आर दास को और फजलुल हक को। चलिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो महात्मा गांधी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी होगा। 30 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 31 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, शारदा अधिनियम, दूसरा है नेहरू रिपोर्ट, तीसरा है साइमन कमीशन का गठन और चौथा है दांडी मार्च। अब हमें ये देखना है कि कौन किस साल आया। चलिए, अगर आप पढ़े हैं तो आप पाएंगे कि शारदा जो अधिनियम है, ये शारदा अधिनियम जब आया था, ये मैरिज से संबंधित था शारदा अधिनियम, और ये पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 को, ठीक है ना। ये शारदा जो अधिनियम था ये बाल विवाह से संबंधित अधिनियम था और ये पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 को। इसमें क्या किया गया था, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो लड़कियों का जो विवाह का उम्र 14 फिक्स किया गया था और लड़कों का जो विवाह का उम्र है वो 18 फिक्स किया गया था। ये बाल विवाह से संबंधित ये शारदा अधिनियम है। चलिए, नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 को,
साइमन कमीशन का गठन अभी बात हुआ है 1927 को, और दांडी मार्च गांधी जी ने किया था 1930 को। अब यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन, सबसे पहले नंबर 3, तो नंबर 3 ये आपके ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि इसमें नंबर 3 शुरू में रखा गया है। चलिए सबसे पहले आएगा नंबर 3, इसके बाद आएगा हमारा नंबर 2 आना चाहिए, नहीं इसके बाद हमारा नंबर 2 आना चाहिए, नहीं इसमें नंबर 1 था, सॉरी ये तो इसी तरह से कैंसिल, इसी 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यानी कि हमारा पहले क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए हमारा साइमन कमीशन 1927 में। चलिए इसके बाद होना चाहिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इसके बाद होना चाहिए शारदा अधिनियम 1929 में, और सबसे लास्ट में होना चाहिए गांधी की दांडी यात्रा 4 नंबर। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 31 का राइट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। चलिए आते हैं इसके बाद हम लोग 32 में। 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था, है ना। 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हिंदू महासभा, तीसरा ऑप्शन साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और चौथा ऑप्शन है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑल इंडिया होम रूल लीग। जो ऑल इंडिया जो होम रूल लीग था 1920 में, इसने अपना नाम परिवर्तित करके और स्वराज सभा रख लिया था। यानी कि हमारा 32 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। आइएगा हम लोग इसके बाद 33 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी, ये कथन नंबर 1 है। कथन नंबर दूसरे को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। चलिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। चलिए अगर आप इन चीजों को अगर पढ़े होंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी, है ना, जो प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। प्रथम जो महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की बनी थी, महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। वो एनी बेसेंट पहला वो बनी थी, पहला महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी, है ना। सरोजिनी नायडू जो थी ना ये प्रथम भारतीय महिला थी। केवल महिला, प्रथम महिला कहा गया है, विदेशी और देशी नहीं कहा गया, प्रथम महिला कहा गया है, तो उसमें स्थान एनी बेसेंट का है। आप प्रथम भारतीय अगर महिला कहा गया होता तो यहां पर हम सरोजिनी नायडू को लेके चलते। चलिए, लेकिन प्रथम जो मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी ही थे। यानी कि हमारा केवल 2 सही है, हमारा केवल 2 सही है, यानी कि 33 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आते हैं 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। करो या मरो का नारा, है ना, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित था? किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन देखते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए ये जो आंसर होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई, है ना, करो या मरो। डू और डाई का संबंध जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से है, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट से है, भारत छोड़ो आंदोलन से है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात को हम लोग लेके चलते हैं। तो नंबर हमारा क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 34 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं 35 में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, सवाल क्या करे कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? एक बार सवाल को फिर से सुना जाए। सवाल कह रहा है क्या कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि 1947 के बाद, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाई इसका तो गठन हुआ था स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अब तो स्वतंत्रता प्राप्त हो गया है तो इसको अब खत्म कर दिया जाए। उद्देश्य की पूर्ति जब हो गया तो वो चीज रहकर क्या करेगा, ये तो यूनिवर्सल बात है, तो इसको समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। सी राजगोपालचारी ने, आचार्य कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने और जयप्रकाश नारायण ने। ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो महात्मा गांधी होना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना ये था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, चूंकि इसका जो गठन हुआ था वो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु हुआ था, और जब पर्पस जब पूरा हो गया तो अब इसके रहने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि हमारा जो 35 का राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। चलिए आते हैं 36 में।
ये 35 था, ये 36 है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक कहने का काम देखते हैं महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये देश नायक का उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। सुभाष चंद्र बोस को ठीक है ना, देश नायक का उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। चलिए, 36 का आंसर जो होगा हमारा सी होगा। आते हैं 37 में। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लखनऊ जो अधिवेशन है, आप इसको ऐसे समझे, जो लखनऊ अधिवेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अध्यक्षता हम लोग देखेंगे, है ना। ये दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए, है ना, नरम दल और गरम दल एक हो गए, है ना, जो कि 1907 की सूरत अधिवेशन में ये अलग अलग हो गए थे, ठीक है ना। तो इसमें नरम दल और गरम दल और नरम दल, इसमें नरम दल और गरम दल एक ही हो गए। चलिए, तो गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए। अच्छा, दूसरा इसमें क्या हुआ कि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी, है ना, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट हुआ, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मिलन, अगर हम कहते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो मिलन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, वो इसी, है ना, लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए, ऑप्शंस देखते हैं। एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने और एनसी मजमूदार ने। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एनसी मजमूदार ने, यानी कि हमारा 37 का राइट आंसर होना चाहिए, डी होना चाहिए। आइएगा, हम लोग आते 38 में। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? है ना, महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, है ना, और इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार पूछा गया है और इसका जो राइट जवाब होना चाहिए महेंद्र प्रताप, है ना। काबुल में, है ना, अफगानिस्तान के काबुल में, है ना, 1915 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से, ठीक है ना, जर्मनी की सहायता से इन्होंने, ठीक है ना, गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। चलिए, तो इसका मतलब है कि 38 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। आइएगा, हम लोग आते हैं 39 में। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था? अरुणा आसिफ अली, साहब नवाज, है ना, राशिद अली और रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर होना चाहिए शाहनवाज, है ना। 39 का राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। चलिए, हम लोग 14 नंबर के सवाल में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे? चलिए, कार्यक्रम प्रसारित रेडियो पर, है ना, कार्यक्रम प्रसारित करने का काम राम मनोहर लोहिया करते थे। राइट आंसर इसका हमारा 40 का राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए, आते हैं 41 नंबर में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो था? चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूछ दिया, यानी कि आपको प्रथम विश्व युद्ध का समय आपको पता होना चाहिए। तो ये 1914 से 1918 तक ये रहा था। चलिए, अब देखते हैं कि 1914 से 18 के बीच कौन से आंदोलन भारत में थे, वही लोकप्रिय होंगे ना। कह क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो था, तो जो आंदोलन 14 से 18 के बीच होगा वही लोकप्रिय होगा। चलिए, देखते हैं। तो इसमें जो होम रूल आंदोलन था, इसी समय देश में, है ना, व्यापक रूप से फल फूल रहा था, यानी कि हमारा राइट आंसर, हमारा 41 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। क्योंकि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तो ये बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था, तो इसका तो अवधि 1905 है, तो यहाँ पर तो इस सेट नहीं कर रहा है। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। 42 अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य, है ना, कौन देखता था? रेल मंत्रालय किसके अंदर था या रेल मंत्री कौन था, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, आसफ अली, है ना। जो आसफ अली थी वो इस समय रेल मंत्री थी, है ना। 1946 में जो अंतरिम सरकार बना उसमें रेल मंत्री का कार्य किसने संभाला? उसमें रेल मंत्री का कार्य अरुणा आसिफ अली ने संभाला। बलदेव सिंह इस समय क्या थे? इस समय जो बलदेव सिंह थे वो, है ना, रक्षा मंत्री थे, है ना। इसमें जो बलदेव सिंह थे वो रक्षा मंत्री थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब्दुल रब नस्तर क्या थे? तो ये संचार मंत्री थे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, है ना। ये संचार मंत्री थे। और ये चुंदीगढ़ क्या थे? तो चुंदीगढ़ वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके हिस्से में था।
तो ये वाणिज्य मंत्री थे। सवाल पूछा है कि रेल मंत्रालय किसके अंतर में था, तो रेल मंत्रालय आसफ अली के अंडर में था, यानी कि 42 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आइएगा 43 में आते हैं। वो प्रांत कौन सा था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई थी? ऑप्शन उड़ीसा, बिहार, मद्रास और बंगाल। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बंगाल में। इन तीनों जगहों पर तो बहुमत है ना, इसको स्पष्ट बहुमत मिला था, है ना। भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह फुल बहुमत मिला था इन तीनों जगहों पर। लेकिन जहां पर बहुमत नहीं मिल पाया था और सरकार नहीं बन पाई थी वो राज्य था पश्चिम बंगाल, यानी कि हमारा 43 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। बंगाल कहिए, अभी पश्चिम बंगाल तो था नहीं। चलिए अब आते हैं 44 नंबर में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर, ठीक है ना, किसके कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, चलिए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग। इसका राइट आंसर होना चाहिए लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ये कलकत्ता से हट करके दिल्ली शिफ्ट हुआ था। 44 का आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालचारी, ठीक है ना। चलिए चिदम्बरम पिल्लई और चिंतामणि। इसका राइट आंसर होना चाहिए चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए चिदम्बरम पिल्लई। 45 का राइट आंसर सी होगा। आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमें 46। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1936, 1937, 1938 और 1939। अगर आप सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 46 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइएगा 47 में। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? सवाल पूछ रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये जो राइट आंसर होना चाहिए लॉर्ड कार्नवालिस होना चाहिए, ठीक है ना। 47 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आइएगा हम लोग 48 में आते हैं। बारिंद्र घोष, है ना, जो क्रांतिकारी थे किससे संबंधित थे? चलिए अनुशीलन समिति से, साधवा समाज से, अभिनव भारत से और स्वदेश बांधो समिति से। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अनुशीलन समिति होना चाहिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए अनुशीलन समिति होना चाहिए। 48 का राइट आंसर ए होगा। आइएगा हम लोग 49 में हैं। तो 49 सवाल क्या करके, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किसके प्रवेश पर, किसके ऊपर बम फेंका गया था? अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लॉर्ड कर्जन के ऊपर तो नहीं, लॉर्ड मेयो के ऊपर नहीं, लॉर्ड मिंटो के ऊपर नहीं, ये लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था इसी में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ना बम फेंकने का काम किया गया था। तो 49 का आंसर जो होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। आइए नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? ना अजीमुल्लाह, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे और इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो तात्या टोपे थे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 50 का राइट आंसर सी होना चाहिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल है ना टॉप 50 है ना सवाल को देखा जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध रखते हैं। ये सभी सवाल प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की बात बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए दिन नए वीडियो सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।